अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चंद रोज़ कबल ब्रॉडर व्यू में हमने ये बात की थी कि यूक्रेन वॉर विल नॉट आइसोलेट रशिया, इट विल आइसोलेट अमेरिका एंड स्प्लिट यूरोप। अब यूरोप के अंदर जो दरारें हैं इस मामले पे, ख़ासतौर पर रशिया से इकोनॉमिक टाइज से तोड़ने और उससे ऑयल और गैस खरीदना बंद करने के हवाले से जो एक स्प्लिट है यूरोप के अंदर, इस पर हमने कल बात की थी। लेकिन अब मिडल ईस्ट से भी अमेरिका के लिए कुछ खबरें अच्छी नहीं आ रही। यूएई के जो लीडर्स हैं, यूएई मुस्लिम दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क, इनके जो लीडर्स हैं इन्होंने बाइडेन साहब से बात करने से इनकार कर दिया हुआ है। पहले ही उन्होंने इनकार किया हुआ था, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने भी, वहाँ का जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, MBS जिनको कहा जाता है, ये भी नाराज़ है अमेरिका से। इन्होंने भी मना कर दिया कि मुझे बाइडेन से बात नहीं करनी। इन्होंने भी बाइडेन का फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया है। वाशिंगटन वाले बाबा कई रोज़ से कॉल्स कर रहे हैं MBS से बात करने के लिए, लेकिन MBS तैयार नहीं है, मैं बात नहीं करूँगा, सीधा जवाब दे रहे हैं। इसराइल का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है यरूशलेम पोस्ट, ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया UAE लीडर्स नॉट रिटर्निंग बाइडेंस कॉल, डिसअपॉइंटेड विद US रिपोर्ट। ये जो GCC के मुल्क हैं ना, इनके लिए एक बात याद रखें कि इसराइल नहीं है इतना इम्पोर्टेंट GCC में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पर सऊदी और UAE बहुत ही पावरफुल मुल्क हैं, डिप्लोमेटिकली फाइनेंशियली बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क हैं। मिडल ईस्ट के अंदर किसी भी सुपर पावर के लिए तब तक अपना असर पैदा करना पॉसिबल नहीं है जब तक वो UAE और सऊदी को ऑन बोर्ड ना लें। कोई भी यहाँ पर असरअंदाज नहीं हो सकता इतना जब तक ये दो मुल्क उनके साथ नहीं है। सिर्फ तेल की वजह से नहीं, सिर्फ तेल बात नहीं, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुल्क हैं दोनों बहुत ही सिग्निफिकेंट मुल्क हैं। अपनी जगह इनका एक वैल्यू है। और फिर इनका अमेरिका से यूं नाराज़ हो जाना, फिर ऊपर से ईरान भी अमेरिका के साथ इतना अच्छा रिलेशन उसका भी नहीं है, इसका मतलब ये निकल रहा होता है कि एट द मोमेंट मिडल ईस्ट में अमेरिका का खेल तकरीबन ख़त्म है। मतलब इसका कोई इतना ज़्यादा रहा नहीं है असर, और उसके जो मिडल ईस्ट के मेन प्लेयर्स हैं वो सारे नाराज़ हैं अमेरिका से, और नाराज़ भी ऐसे हैं कि अब तो बात करने को तैयार नहीं है। UAE इसलिए नाराज़ है क्योंकि UAE रूस के मामले पे कोई साइड लेने को तैयार नहीं था। UAE के अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन UAE के चाइना और रशिया के साथ भी बड़े गहरे रिलेशंस हैं। चाइना तो इनका बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। अमेरिकियों ने इन पे दबाव डाला हुआ था कि आप रूसियों के खिलाफ जाएं, उनके खिलाफ वोट दें और एक भरपूर लाइन लें उनके खिलाफ। ये जो कुछ भी रशियंस ने यूक्रेन पे किया ये सही बात नहीं है, आप उनके खिलाफ जाएं, लेकिन आगे से इन्होंने कह दिया UAE वालों ने कि दकीका या शेख बाइडन शू आदा मस्खरा बाबा, हम नहीं जाना चाहते भाई ग्लोबल पावर्स के खिलाफ, आप क्यों हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम उनके खिलाफ जाएं। इस पे ज़रा काम देखें अमेरिकियों के कि आगे से उन्होंने इनको FATF में डाल दिया UAE वालों को, मज़ीद गुस्सा इनको दिलाने के लिए। यानी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला मिसाल हो गया। सऊदी वाले इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे कि एक हद से ज़्यादा उनके ऊपर दबाव डाला जाए, उनको डिक्टेट करने की कोशिश की जाए कि वो रूस के खिलाफ जाएँ। वो तैयार नहीं है रूस के खिलाफ जाने के लिए। बाइडन का कॉल नहीं सुन रहा MBS, लेकिन उधर से पुतिन से उनकी कुछ ही दिन पहले बात हुई है। आप देख रहे हैं उनका बाइडन का कॉल सुनने को तैयार नहीं है मोहम्मद बिन सलमान, लेकिन वो पुतिन से बात कर रहा है। और दोनों सऊदी और रशिया जो है ना, एक बात याद रखें कि एनर्जी की एक बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना दोनों का बड़ा कस्टमर भी है, सऊदी का भी और रशियंस का भी। इनकी लड़ाई की सूरत में दुनिया भर की ऑयल मार्केट उथल पुथल हो सकती है। सऊदी और रशियन दोनों ये बात जानते हैं, लिहाजा यहाँ सऊदी का न्यूट्रल रहना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो इस एंगल से भी सोच रहे हैं सऊदीज, जबकि अमेरिकन सिर्फ अपने वर्ल्ड ऑर्डर को बचाने का सोच रहे हैं। इसका मिसाल आप इस चीज़ से देखें कि अमेरिका खुद भी बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर है, वो ज़्यादा ऑयल और गैस इंपोर्ट करते नहीं हैं, उनके पास खुद के लिए इनफ है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि जब से उन्होंने रशिया से ऑयल और गैस खरीदने पे, इंपोर्ट करने पे बैन लगाया है, तो खुद उनके मुल्क के अंदर भी प्राइसेस बढ़ गई हैं, इन कमोडिटीज़ की बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो अगर सऊदी वाले इस जंग में कूद पड़ें तो आप सोचें कि ग्लोबल इकोनॉमी का क्या हाल होगा। तेल तो आसमान तक उसकी कीमतें चली जाएंगी। तो बेसिकली पूरी दुनिया की मईशत डिस्टर्ब हो जाएगी इस तरह, अगर सऊदी अमेरिकन डिमांड्स मान लेता है इस जंग के हवाले से। लिहाजा इस वक्त अगर आप देखें तो सऊदी और UAE की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें एक सेंस नज़र आ रहा है, वो एक बैलेंस्ड किस्म की पॉलिसीज़ हैं। लेकिन बाबा जी क्या करें, वाशिंगटन वाले बाबा जी को महसूस हो रहा है कि आई एम लूजिंग माई मिडल ईस्ट अलाइज, और वहाँ चाइना और रशिया का असर हमसे ज़्यादा होने लगा है, उनको यह फील हो रहा है।
अच्छा, एक तो ये एक फैक्टर है जिस वजह से यूएई और सऊदीज़ के जो रिलेशन हैं ये ख़राब हो रहे हैं आपस में, लेकिन दूसरा ये भी फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि हालिया महीनों में ये जो हूसी बागी, ये जो यमन वाले, इनके मिसाइल और ड्रोन सऊदी और यूएई की तरफ दागे गए। अच्छा, सऊदी उसके पास और यूएई के पास अच्छा डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने उनको उड़ा दिया, लेकिन अमेरिका की तरफ से धीमा रिएक्शन जाहिर किया गया। इस पे वो नाराज़ हैं कि भाई आप किस तरह के इत्तेहादी हैं, हमारे हम पे हमले हो रहे हैं और आप अपना इतना ढीला रिएक्शन दिखा रहे हैं। इस पे भी वो नाराज़ हैं इनसे। इसके अलावा ये दोनों मुल्क ईरान के न्यूक्लियर डील से भी खुश नहीं है, यूएई और सऊदी वाले। वो समझते हैं कि अमेरिका जो डील कर रहा है ना, इसमें मिडल ईस्ट के अंदर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा और वो नहीं चाहते दोनों मुल्क के मिडल ईस्ट के अंदर ताकत का तवाज़ुन बिगड़े। सऊदी और यूएई वाले समझते हैं कि इस न्यूक्लियर डील में हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा गया। चंद रोज़ पहले सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि आई डोंट केयर वेदर बाइडन मिसअंडरस्टूड थिंग्स अबाउट मी, यानी कि बाइडन मेरे बारे में क्या सोच रखता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, परवाह ही नहीं है, कुछ भी सोचता फिरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ इससे ये जाहिर हो रहा है कि सऊदी और यूएई के पास ऑप्शंस मौजूद हैं, एक पावरफुल पोजीशन ले रहे हैं ना, उनके पास ऑप्शन है। इसका मतलब है अगर अमेरिका इनके इंटरेस्ट को इग्नोर करता है, जो कि वो कर भी रहा है, तो इनके पास और भी ऑप्शन है। देखिए, इन सारे इवेंट्स से ये तो क्लियर है कि अमेरिका की मिडल ईस्ट में अब पहले वाली पोजीशन नहीं रही जो पहले हुआ करती थी ना। और इस वक्त अगर आप देखें तो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, आसियान पहले ही उसके हाथ से तकरीबन जा चुके हैं। अब यूरोप और मिडल ईस्ट में भी अमेरिका के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें तो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, आसियान पहले से ही अमेरिका के हाथ से तकरीबन जा चुके थे, लेकिन अब यूरोप और मिडल ईस्ट में भी अमेरिका के लिए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। हमारी आंखों के सामने एक ग्लोबल ऑर्डर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ी ताकत जवाल का शिकार है, दुनिया पर से उसकी ग्रिप ढीली होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में ये एक्सपेक्ट करें कि हुकूमतें गिरना और केओस मचना, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल नाउ, इट इज़ वेरी मच ऑन द कार्ड्स। अब जबकि आलमी ताकतें मुकम्मल तौर पर आप देखें कि एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ी हो गई हैं, अफरा तफरी और केओस दुनिया में बढ़ रहा है ऑलरेडी। इसीलिए आने वाले दिनों में, और जब तक ये नया वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश नहीं हो जाता पूरी दुनिया के अंदर, तो आप मार कुटाई और अफरा तफरी और केओस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये हो सकता है, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हो सकता है, और दुनिया में एक अनसर्टिनिटी की फ़िज़ा कायम हो रही है। अगले कुछ साल तक यही रहेगी परहैप्स। गुज़िश्ता साल 2021 से इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के इम्प्लीमेंट होने की स्पीड जो है वो बढ़ चुकी है। गुज़िश्ता साल 19 अगस्त को मैंने ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 496 में एक बात की थी कि अमेरिका की आंखों के सामने दुनिया बदल रही है, लेकिन वो इसको ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इस हवाले से, वो सिर्फ देख सकते हैं। मैंने कहा था कि मुस्लिम ब्लॉक एंड चाइनीज़ आर चेंजिंग द ग्लोबल ऑर्डर नाउ, यूएसए एंड इंडिया कैन सिट बैक एंड वॉच क्वाइटली। फिर आप देखेंगे सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट में, यू सी मुस्लिम ब्लॉक्स का आपको इंपॉर्टेंट रोल नज़र आता है हर जगह पे। यूरोप में भी अगर आप देखें, तुर्की जो है ये यूरोपीय यूनियन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुर्की बड़े हद तक यूरोप पे असरअंदाज होने की क्षमता रखता है। अलबत्ता अब आई कैन टेल यू, ये जो मैंने लास्ट ईयर कहा था ना कि अमेरिका एंड इंडिया कैन सिट बैक एंड वॉच क्वाइटली, अब आई कैन टेल यू कि वो जो खामोश रह के देखने वाला फेज़ है वो ख़त्म होने जा रहा है। अब जैसे कि ज़ाहरी तौर पर आप देखें ग्लोबल ऑर्डर गिर रहा है, एक इमारत गिरती हुई नज़र आ रही है, तो ऐसे में आपको अगले फेज़ में एक्शन होता हुआ नज़र आएगा। अमेरिका जवाबी इकदाम करेगा, अब क्वाइटली नहीं बैठेगा, जवाबी इकदाम करेगा भरपूर तरीके के साथ, एक फोर्स के साथ वो भी आगे आएंगे। हो सकता है कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर प्रो चाइना, प्रो रशिया हुकूमतें गिराने के अटैम्प्ट्स तेज़ हो जाएं, और ऐसे में आप पाकिस्तान पर नज़र रखें। एक बहुत बड़ा गेम पर्दे के पीछे पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अमेरिकन सफ़ीर, अमेरिकन एम्बेसडर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो एक्टिव हैं काफ़ी इन दिनों, और सियासतदानों से भी मिल रहे हैं और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से भी उनकी मुलाकात हुई हैं अमेरिकन सफ़ीर की। और पाकिस्तानी मीडिया में ये भी खबरें आ रही हैं कि $300 मिलियन से ज़्यादा की जो रकम है वो रिजीम चेंज करने के लिए अमेरिका ने रखी है, और काफ़ी कुछ हो रहा है। अगले चंद रोज़ इस हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन अभी तक जो इवेंट्स हुए हैं उसमें यही दिख रहा है कि सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के बाद और आसियान के बाद मिडल ईस्ट के अंदर भी अमेरिका के लिए कुछ अच्छी खबरें आ नहीं रही हैं। वहाँ के जो मेन प्लेयर्स हैं वो अमेरिका से नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। देखना यह है कि अमेरिका कैसे इनको मनाता है, क्योंकि देखें अगर वो ईरान को मनाते हैं ना,
ईरान भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ईरान को मना दें तो ये नाराज़ हो जाते हैं, इनको मना दें तो ईरान नाराज़ हो जाता है। तो बहुत ही कठिन परिस्थिति है, लेकिन रशिया और चाइना के लिए ये परिस्थिति नहीं है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उनका एक ज़बरदस्त रिलेशन बना हुआ है ईरानियों के साथ भी और इनके साथ भी, अरबों के साथ भी। उनके लिए ये परिस्थिति नहीं है, अमेरिकन के लिए है, वो न्यूक्लियर डील में इन्वॉल्व हैं। अब देखना ये है कि अमेरिका कैसे इन क्राइसिस को हैंडल करता है और कैसे रेजिस्ट करता है अपने इस रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को बचाने के लिए। वो क्या क्या हाथ पांव मारते हैं, दैट वी नीड टू सी। लेकिन उम्मीद यही रखें कि डिस्टेबलाइजेशन होगी आने वाले दिनों में।